बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने ना आपको ईमेल किए हैं, यही जो नोट्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, यही मैं आपको ईमेल मैंने कर दिए हैं। ठीक है, जी तो सर। ये काइंडली जी आगे सर। फॉरवर्ड कर दीजिएगा सारा। हाँ जी सर, मैं कर दूँगा। हाँ जी सर। तीन जो पेजेस हैं ये, असल में पांच होंगी तस्वीरें लेकिन दो डुप्लीकेट्स हैं, तो टोटल तीन पेजेस हैं। ओके सर। आपको ईमेल रिसीव होगी है वैसे, देख लें एक बार। जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर, हो गई है। जी वो चलें ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर। काइंडली माइक्स अपने ऑफ कर दीजिएगा। आज जो साइकिल है वो डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल है, ये आइडियल साइकिल होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स के लिए। इससे पहले हमने जो साइकिल पढ़ा था वो स्पार्क इग्निशन इंजन्स के लिए आइडियल साइकिल था और उसका नाम ऑटो साइकिल था। ये है डीजल साइकिल, और ये सी आई इंजन जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उनके लिए ये आइडियल साइकिल है। ठीक है जी, इसमें कुछ की फीचर्स जो इसके हैं वो ये हैं। देयर इज कंप्रेस टू अ टेम्परेचर अबव देन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपका फ्यूल कंप्रेस नहीं होता, बल्कि आपके पिस्टन स्टैंडर्ड असेंबली या कंबस्टन चैम्बर के अंदर आप एयर को कंप्रेस करते हैं और फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं थ्रू योर फ्यूल इंजेक्टर्स। तो आप एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं कि जो फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच हो जाए, यानी फ्लैश पॉइंट अचीव हो जाए। एयर को कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर किसका अचीव करवा रहे हैं, जो फ्यूल आपने बाद में इंजेक्ट करवाना है उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो एयर को कंप्रेस इतना किया जाता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो अबव चला जाए फ्यूल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से। ठीक। दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि एलिमिनेशन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑटो इग्निशन एज ओनली एयर इज कंप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। जब आप ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो फ्यूल को जब आप कंप्रेस करते हैं तो एयर के साथ साथ उसका भी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहे होते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर ऑटो इग्निशन इन केस ऑफ एस आई इंजन और इन केस ऑफ ऑटो साइकिल, जिसमें आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। बट इन डीजल साइकिल, दैट इज द फ्रंट साइकिल, वी ओनली हैव एयर इन द कंप्रेस्ड फॉर्म, सो देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी, देर इज अ in fact there is no possibility for the auto ignition as well। तो इसमें ऑटो इग्निशन की पॉसिबिलिटीज कम होती है। आप सिर्फ एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो उसमें फ्यूल होता ही नहीं है, तो एयर की कंप्रेशन के नतीजे में आपके पास ऑटो इग्निशन वाला जो फिनोमिना है वो इसमें इतना कॉमन नहीं होता। आपके पास जो डीजल साइकिल है उनमें ऐसा ही इंजन में वो कॉमन होता है, और उसकी रीजन ये है कि उसमें एयर के साथ साथ फ्यूल भी आप कंप्रेस कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तीसरा जो फीचर है वो है हाई कंप्रेशन रेशियो डिजाइन। इसकी जो कंप्रेशन रेशियो है वो आप हाई रखते हैं। हाई क्यों रखते हैं? हाई इसलिए रखते हैं कि आपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करवाना होता है, तो इसलिए इसको हाई कंप्रेशन रेशियो इंजन भी कहते हैं। इस केस में आपके पास जो आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो 12 से 24 की रेंज में आप यूजली, या इससे थोड़ा ज्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एवरेज रेंज यही होती है जिसमें आप डीजल इंजन को डिजाइन कर रहे होते हैं। और कंप्रेशन रेशियो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, एक आपके क्लियरेंस वॉल्यूम पे और दूसरा आपके टोटल वॉल्यूम पे या स्वेप्ट वॉल्यूम पे। वन प्लस समथिंग लाइक वी सी ओवर वी एस, या इस तरह से जो भी फॉर्मूला था उसमें, तो वो आपके फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं और वो डिजाइनिंग होती है कि आपका टॉप डेड सेंटर कहाँ तक जा रहा है पिस्टन का और बॉटम डेड सेंटर कहाँ तक आ रहा है। तो वो फिक्स पैरामीटर्स हैं, इसलिए ऐसे आप कंप्रेशन रेशियो को जो है वो डिजाइन करते हैं। फोर्थ जो की फीचर है वो ये है कि कंबस्शन interval is greater as combustion starts at TDC and continues during the first part of the power stroke। इस बात का क्या मतलब है? जब आप इसकी पीवी डायग्राम को देखें तो पीवी डायग्राम में आपके पास वन जो है वो पॉइंट वैसे ही है, इंडक्शन के बाद आप कंप्रेशन स्टार्ट करवाते हैं। आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन है 1 to 2। इसके नतीजे में क्या होता है जी, आपके पास वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप पॉइंट 2 पे पहुंचते हैं तो आप इसमें हीट एडिशन करना शुरू करते हैं, यानी कंबस्शन स्टार्ट करवाते हैं, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट करवाते हैं। अब जब फ्यूल इंजेक्ट आप करवाते हैं तो इसमें बर्निंग शुरू हो जाती है।
उस केस में क्या था कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ही सारी बर्निंग करवा रहे थे ऑटो साइकिल में। लेकिन डीजल में क्या होता है कि आपका प्रेशर सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। तो आपका 2 से 3 वॉल्यूम जो है वो हीट एडिशन की वजह से आ रहा होता है। जब आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो इसमें आपके पास 2 से 3 वाला जो है उस प्रोसेस में हीट एडिशन हो रही होती है। तो आपके पास सिर्फ 2 के ऊपर एडिशन नहीं हो रही बल्कि थ्रू आउट ये जो लाइन है 2 से 3 तक इसके इसके अंदर आपके पास हीट एडिशन हो रही होती है। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि combustion starts at top dead center and continues during the first part of the power stroke। तो उस केस में ऑटो साइकिल में क्या होता था कि जो ये पॉइंट होता था इसके बाद पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता था। इस केस में क्या है, इस केस में उसका एक इनिशियल पार्ट जो है पावर स्ट्रोक का उसमें कंबशन हो रही है। तो इसमें आपके पास कंबशन इंटरवल जो है वो बड़ा होता है या ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू योर ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल की निस्बत इसमें कंबशन इंटरवल ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बर्निंग जो है वो प्रॉपर होती है। इसमें इम्प्रॉपर बर्निंग के चांसेस कम होते हैं, इस लिहाज से ये इंजन बेहतर होता है। पॉइंट 3 की बात करें तो 3 पे आप हीट ऐड कर चुके हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर था और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। तो इसमें आप 2 से 3 हीट ऐड की है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब प्रेशर 3 से 4 जो है ये आइसेंट्रोपिक आपकी एक्सपेंशन है जिसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। पॉइंट 4 पे जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास हीट रिजेक्शन शुरू होती है। जो बॉटम डेड सेंटर के ऊपर आप हीट को रिजेक्ट करवा रहे होते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इससे आगे 1 से आगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक ज़्यादा होता है। वो बाकी प्रोसेसेस वही हैं 0 to 1 और 1 to 0 जैसे ऑटो साइकिल में होते हैं। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि आप हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हैं, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर थी। हीट रिजेक्शन इसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, उसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये डीजल साइकिल के कुछ की फीचर्स हैं। जब इसके प्रोसेसेस की बात करें तो 1 to 2 आपके पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर है, इसमें फ्यूल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एयर की बात करें। 2 से 3 हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 से 4 isentropic expansion of power stroke. 4 से 1 heat rejection at constant volume. So heat is being added at constant pressure and being rejected at constant volume. इसको मार्क किया हुआ है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के साथ पिस्टन की मूवमेंट के लिहाज से पीवी डायग्राम को इम्प्लांट किया। जब आप इसकी टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो 1 to 2 आपके पास एंट्रोपी आइसो एंट्रोपिक है तो एंट्रोपी सेम रहेगी, टी टेम्परेचर एस फॉर एंट्रोपी। तो 1 to 2 में आपके S1 इज इक्वल टू S2। 2 पॉइंट के ऊपर आप हीट ऐड करना शुरू करते हैं लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, सॉरी प्रेशर के ऊपर। तो 2 से 3 हीट एडिशन है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। 3 से 4 आपके पास अगेन पावर स्ट्रोक है और ये आइसोएंट्रोपिक होता है। एंट्रोपी एट पॉइंट 3 and 4 विल बी सेम। तो 3 और 4 आपके पास इस तरह से। 4 से 1 आप अगेन हीट रिजेक्शन करवा रहे हैं और ये हीट रिजेक्शन आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अगर इसके एनर्जी बैलेंसेस की बात करें, एनर्जी बैलेंसेस की बात करने से पहले एक चीज़ समझ लें कि उस केस में क्या होता था कि हमारे पास जो हीट ऐड हो रही होती थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही थी, उसमें बाउंड्री वर्क कोई नहीं हो रहा होता था, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता था। 2 के ऊपर जो वॉल्यूम होता था वही 0.3 के ऊपर वॉल्यूम होता था ऑटो साइकिल के केस में। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं है, डीजल में आपका वॉल्यूम साथ साथ चेंज हो रहा है जब आप हीट को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें बाउंड्री वर्क भी हो रहा होगा इस प्रोसेस में। ये जो 2 से 3 या हीट एडिशन का जो प्रोसेस है उसमें हीट भी ऐड हो रही है, साथ साथ बाउंड्री वर्क भी हो रहा है। बाउंड्री वर्क कैसे होता है? बाउंड्री वर्क असल में प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कहते हैं और इस 1 के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनमें बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगी कि बाउंड्री वर्क क्या है। लेक्चर नंबर 9 और 10 में इसकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको देख के अगर समझना चाहें तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। अब अगर एनर्जी बैलेंसेस की बात करें तो Qn माइनस वर्क आउट, बाउंड्री वर्क आउट, दैट इज इक्वल टू U3 माइनस U2। U3 माइनस U2, U3 माइनस U2 हीट एडिशन का जो प्रोसेस है इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही। इट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सो द एनर्जी बैलेंसेस वुड बी Qn माइनस WB आउट, that is equal to change in internal energy की change U3 minus U2। तो इसको रीअरेंज करें तो आपके पास Qn that is equal to WB out plus U3 minus U2। अब WB out को आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिख सकते हैं, तो प्रेशर एट 0.2 that is
इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 3। तो ये जो प्रेशर है, जो भी प्रेशर हो आपका, P2 इज इक्वल टू P3, तो आपने P2 इनमें से कोई एक लिख दिया, P2 लिख दिया। और अंदर वॉल्यूम की चेंज क्या आ रही है जी? वॉल्यूम इज बीइंग चेंज फ्रॉम V2 to V3, so V3 minus V2 would lead to, when multiplied with the pressure, will lead to towards the boundary work of that specific process। तो उस स्पेसिफिक प्रोसेस का आपके पास ये बाउंड्री वर्क आ गया, पीवी वर्क जिसे हम कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। तो ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ गया। अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद P2 V3 माइनस P2 V2 प्लस U3 माइनस U2। तो अब as we know that P2 is equal to P3, so we can replace this P2, the first P2, with P3, so that there is a symmetry between volume and pressure subscripts। तो P3 V3 plus U3 minus P2 V2 plus U2, तो ये आपके पास H3 के इक्वल होता है और ये आपके पास H2 के इक्वल होता है। S क्या होता है? आपके पास एंथैल्पी होती है या टोटल हीट कंटेंट होता है। तो H3 माइनस H2 आपके पास Qin का फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू Cp T3 माइनस T2। Cp जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और T3 माइनस T2 टेम्परेचर एट 0.3 माइनस टेम्परेचर एट 0.2। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी बैलेंस आ गया। Qin के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया Cp T3 माइनस T2। अब अगर Q आउट की बात करें तो माइनस आ गया, तो Q आउट आ जाएगा माइनस को आपने, और ये किस प्रोसेस में हो रहा है? ये 4 से 1 प्रोसेस में हो रहा है। तो 4 से 1 माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 4U4 माइनस U1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू, नो बाउंड्री वर्क इज बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, सो दैट इट वुड बी इक्वल टू Cv T4 माइनस T1। अब आपके पास जो एफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला होता है W net over Qin, and that can be written as 1 minus Q out over Qin। Q out की वैल्यू दैट इज इक्वल टू Cv into T4 minus T1, and Qin is equal to Cp T3 minus T2। तो वैल्यूज पुट की, Cp over Cv is equal to K, so we divide this Cv with Cp, सबस्क्रिप्ट में सॉरी जो डिनोमिनेटर में Cp है, तो Cv है न्यूमिनेटर में, वो इसके नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और Cp over Cv जब आप डिवाइड करते हैं तो वो K के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ पे K लिख दिया, T4 minus T1 divided by K into T3 minus T2, 1 minus T4 minus T1 K into T3 minus T2। T1 ऊपर से कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया जी T4 over T1 minus 1, T2 यहाँ से कॉमन लिया तो T3 डिवाइडेड बाय T2 minus 1। ये आ गया जी डीजल की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला। अब इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, तो टेम्परेचर को तो हम मेजर नहीं कर सकते हर प्रोसेस में, कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम हर प्रोसेस के एंड पे टेम्परेचर्स को मेजर करें ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ऑफ योर इंजन। सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज टेम्परेचर पैरामीटर्स इनटू some specified parameters, and those parameters would involve another ratio that is called cutoff ratio। Cutoff ratio can be written as RC, or it can be written as beta। That is basically the ratio between the volume आफ्टर कंबशन एंड बिफोर कंबशन। ये जो आपका पहला प्रोसेस था, अगर मैं आपको दिखाऊं पीवी डायग्राम इसकी, तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है जब आपकी हीट एडिशन हो रही है। तो कट ऑफ रेशियो बेसिकली इन दो वॉल्यूम्स की रेशियो है, जहाँ पे आपने हीट को ऐड करना स्टार्ट किया, जहाँ पे आपकी हीट खत्म हो रही है एडिशन वहाँ पे। सो V3 डिवाइडेड बाय V2 वुड लीड टुवर्ड्स द कट ऑफ रेशियो ऑफ दैट स्पेसिफिक इंजन। और कंप्रेशन रेशियो क्या होती है? द रेशियो बिटवीन योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वॉल्यूम्स। तो उसमें क्या होता है, V1 और V2 अगर आप करेंगे तो वो आपके पास कंप्रेशन रेशियो आ जाएगी। तो ये दो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे हमने एक और पैरामीटर को डिफाइन किया जो डीजल इंजन के केस में जरूरी होता है, जिसको आप कट ऑफ रेशियो कहते हैं। सो बीटा और RC दैट इज इक्वल टू V3 और V2 आफ्टर कंबशन वॉल्यूम एंड बिफोर कंबशन वॉल्यूम की रेशियो को आप बीटा के साथ शो करते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास क्योंकि 1 और 2 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इट कैन बी रिटन एज एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी रिटन एज T2 over T1 that is equal to V1 over V2, and V1 V2 is equal to V1 over V2 is equal to RV, our compression ratio. So T2 over T1 can be written as RV raised to power K minus 1। ठीक है जी। T2 over T1 can be written as RV raised to power K minus 1। एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया। वो कैसे बनेगा? ये जो फॉर्मूला अगर आपको ऊपर नजर आ रहा है, इटा थर्मल डीजल इज इक्वल टू 1 माइनस T1 इंटू T4 ओवर T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय K इंटू T2,
k इंटू T2 इंटू T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप T1 को डिवाइड करें T2 के साथ तो आपके पास T2 ओवर T1 एक्सप्रेशन बन जाता है। तो उसकी जगह आप ये रिप्लेस कर दें, आगे आएगा बड़ी डिटेल से ये लिखा हुआ है। तो आपने सारी रेशियोज को इनफैक्ट जो टेम्परेचर की रेशियो है ना उनको रिप्लेस करना है आर वी और बीटा के टर्म्स में। तो पहले ही हमने रिप्लेस कर दी। दूसरी अगर बात करें तो जो 4 से 3 प्रोसेस है, 3 to 4 जो प्रोसेस है ये भी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। सो इट कैन बी रिटन एज T3 ओवर T4 या T4 ओवर T3 इज इक्वल टू V3 और V4 रेज़ टू पावर k माइनस 1। एंड इसी सिमेट्री को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं रेशियोज को उल्टा करूँ या 1 ओवर समथिंग कर दूँ, इधर भी डिवाइड कर दूँ 1 ओवर दिस वन एंड 1 ओवर दिस वन कर दूँ, तो आपके पास नेट क्या बनता है T3 ओवर T4 इज इक्वल टू V4 ओवर V3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। अब V4 कैन बी रिटन एज V4 ओवर V2। V2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और डिवाइड कर दिया। जब आप V2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं V4 डिवाइडेड बाय V2 एंड द मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट ऑफ V2 इज V2 डिवाइडेड बाय V3। इसको अलग अलग कर लिया। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। अब V4 और V1 दोनों इक्वल हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट रिजेक्शन हो रही है और 4 से 1 आपके पास हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होता है। सो V4 इज इक्वल टू V1। सो वी कैन राइट इट एज V1 ओवर V2 डॉट V2 ओवर V3। तो आपके पास V1 ओवर V2 डॉट V2 ओवर V3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 बन गया। V1 ओवर V2 कैन बी रिटन एज RV and V3 over V2 is equal to 1 over V3 over V2 is equal to beta और RC। So V2 over V3 क्या होगा? 1 over beta और 1 over RC। तो आपके पास नेट एक्सप्रेशन बन गया RV over beta raised to power k minus 1। T3 over T4 is equal to T3 over T4 is equal to RV raised to RV divided by beta raised to power k minus 1। So here we have RC और बीटा इज इक्वल टू V3 और V2। जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू आप अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो PV इज इक्वल टू MRT होता है। तो PV इज इक्वल टू MRT से आपने M जो है वो P के साथ डिवाइड कर दिया तो स्मॉल p बन गया। सो V कैन बी रिटन एज RT डिवाइडेड बाय P। फॉर V3 वी कैन राइट इट एज RT3 डिवाइडेड बाय P3। V2 can be written as RT2 divided by P2, small p2 and small p3. P2 and p3 are equal, so they can be cancelled out, and R is a constant for numerator as well denominator. So we have the ratio of T3 over T2 that can be written as beta or RC. RC और beta is equal to T3 over T2. तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो रेशियो आपके पास T3 over T2 बनी थी इसको आप बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं कि ये बीटा के इक्वल। हमारे पास एक रेशियो रह गई है T4 ओवर T1। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास T4 ओवर T1 था तो T3 T2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, T3 T2 के साथ आपने डिवाइड कर दिया। T4 ओवर T3, T3 ओवर T2 डॉट T2 ओवर T1 उन रेशियोज के टर्म्स में ले आए जिनके पास आपके पास कांस्टेंट्स हैं। जो रेशियोज आपको कांस्टेंट बता रही हैं उन रेशियोज के टर्म्स में ले आए। अब T4 ओवर T3 इससे पिछले वाला जो पेज है उस पे T3 over T2 is equal to beta and T3 over T4 is equal to RV over beta raised to power k minus 1. So T4 over T3 can be written as beta over RV raised to power k minus 1 dot beta. T3 over T2 can be written as beta, and we have T2 over T1 that is equal to RV raised to power k minus 1। और ये माइनस हो रहा है 1 से तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा। नीचे अगर बात करें तो k T2 over T1 can be written as RV raised to power k minus 1, and inside we have beta minus 1, that is T3 over T2, it can be written as beta. So T3 over T2 when replaced with beta is will lead towards that beta minus 1। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जब आप इसको RV raised to power k minus 1 और इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो न्यूमिनेटर में RV raised to power k minus 1 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपके पास बचेगा बीटा raised to power k minus 1 डॉट बीटा। So it can be written as beta k dot beta minus 1 dot beta plus 1। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, सिंपल जो एडिशन
मल्टीप्लिकेशंस के अगर आपके पास कांस्टेंट सेम हो तो आपकी पावर जो है वो ऐड होती हैं। तो k -1 +1 करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेगा बीटा रेज टू पावर k -1 डिवाइडेड बाय क्या है आपका बीटा -1 और k आपके पास ये वाला जो है इधर आ गया। अब अगर आप इस फार्मूला को देखें, डीजल का जो फार्मूला हाईलाइट किया हुआ है 1 - 1 ओवर आर बी रेज टू पावर k -1 इंटू बीटा k -1 डिवाइडेड बाय k इंटू बीटा -1। इसमें सिर्फ ये वाला जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है जो लार्ज ब्रैकेट्स में लिखा हुआ या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, यही डिफरेंट है किससे, जो आपके पास ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है उसका फार्मूला था 1 - 1 ओवर आर बी रेज टू पावर k -1। डीजल में क्या ऐड हुआ, डीजल में आपके पास एक फैक्टर ऐड हो गया बीटा रेज टू पावर k -1 डिवाइडेड बाय k इंटू बीटा -1। तो यही एक डिफरेंस है जो डीजल की एफिशिएंसी को ऑटो की एफिशिएंसी से डिफरेंट कर रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस फैक्टर व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर अगर आपके पास ये 1 होगा तो 1 में से हमेशा आपके पास चीजें ज्यादा माइनस होंगी एज कम्पेयर टू ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इसलिए ज्यादा होती है डीजल इंजन से। अगर आपसे ये जस्टिफिकेशन पूछी जाए तो इसमें आप ये चीज डिस्क्राइब करेंगे दोनों को फॉर्मूलाज को कंपेयर करके कि इसमें ये फैक्टर जो है ये असल में लीड करता है आपकी एफिशिएंसीज के जो डिफरेंस है आपकी ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्यों ग्रेटर होती है, वो इसलिए ग्रेटर होती है कि डीजल में आपके पास ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ये फैक्टर हमेशा जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। अब कंप्रेशन रेशियो के लिहाज से अगर ईटा थर्मल को प्लॉट करें आप आरवी के लिहाज से, तो इसकी रेशियो यूजुअली 12 से 24 के दरमियान लाई कर रही होती है, तो ये इसका मेन मोस्ट फिजिबल रेंज है। अगर अब मैं 2 आरवी के ऊपर, जब आपकी कंप्रेशन रेशियो कोई 2 है उससे स्टार्ट लेता हूं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होती है, शुरू में ज़्यादा स्टीप होती है, इस रेंज में जाके इसकी स्टीपनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और बीटा की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास एफिशिएंसी क्या है कम होती जाएगी। इसी रेंज में अगर मैं बात करूं कि मैं बीटा की वैल्यू 4 रखता हूं तो आपके पास एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली कंप्रेशन रेशियो अगर मेरी बात करें जी लेट्स सी मैं कहता हूँ 12 की कंप्रेशन रेशियो है तो मेरे पास बीटा 4 के ऊपर एफिशिएंसी आ रही है, बीटा 4 के ऊपर मेरी एफिशिएंसी आ रही है 0.5, लेकिन बीटा 1 के ऊपर वही एफिशिएंसी 0.7 के इक्वल है। तो बीटा 1 अगर आप बीटा 1 यहाँ पे पुट करते हैं 1 रेज़ टू पावर k दैट इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 0 हो जाएंगे। यहाँ आपके पास k है लेकिन 0 ओवर समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास अल्टीमेटली 1 माइनस 0 या जो भी एक्सप्रेशन बनता है तो ये आपके पास अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास सिर्फ जो बचती है वो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बचती है जब आप बीटा की वैल्यू 1 पुट करें। ठीक है जी, अगर 2 पुट करेंगे तो वो वैल्यू कम होती जाएगी, वो फैक्टर ऐड होता जाएगा, 3 करेंगे 4 करेंगे तो बीटा की वैल्यू बढ़ाने से आपके पास डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। तो ये है डीजल इंजन से रिलेटेड जिसमें आप डीजल इंजन के अंदर एयर को कंप्रेस कर रहे हैं और उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्वेश्चन के लिए सेशन। सर ये कट ऑफ रेशियो दोबारा से बता दीजिएगा, जो बीटा है वो क्या होता है ये चीजें। जी मैं बता देता हूँ। कट ऑफ रेशियो बेसिकली वॉल्यूम की रेशियो ही है, लेकिन वो रेशियो है इन दो वॉल्यूम्स की। कट ऑफ का मतलब ये है कि आपका फ्यूल इंजेक्शन जहाँ पे कट ऑफ हो रही है, फ्यूल इंजेक्ट होना शुरू हुआ 2 के ऊपर और कट ऑफ हो रहा है 3 के ऊपर, तो ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये देखें वॉल्यूम V3 के ऊपर हो रहा है, V2 के ऊपर वॉल्यूम हो रहा है, तो आपके पास V3 डिवाइडेड बाय V2 करेंगे तो आपके पास एक रेशियो बनेगी वॉल्यूम्स की। एक वॉल्यूम की रेशियो ये होती है जब आप कंप्रेशन स्टार्ट करवाते हैं और एक कंप्रेशन एंड होती है, उसको कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। लेकिन जब आप फ्यूल सप्लाई करते हैं और कट ऑफ करते हैं तो ये भी वॉल्यूम की रेशियो बनती है और इस रेशियो को आप कट ऑफ रेशियो कहते हैं। जहाँ से फ्यूल आप सप्लाई कर रहे हैं वो और जहाँ पे एंड हो रही है वो, यहाँ जहाँ पे एंड हो रही है वो डिवाइडेड बाय जहाँ से आप फ्यूल ने सप्लाई करना शुरू किया था इंजेक्टर के थ्रू। तो V3 और V2 अगर आप करेंगे तो आपके पास कट ऑफ रेशियो आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये जो डीजल इंजन होता है सर, इसका बर्निंग पॉइंट तकरीबन सर 210 सेल्सियस होता है,
तो सर हम एयर को इतना कंप्रेस करते हैं कि तकरीबन 210 तक पहुंच जाए सर, और जो पेट्रोल है उसका 280 होता है, तो सर हम वो यही जो प्रोसीजर है वो पेट्रोल इंजन में नहीं कर सकते? 280 पेट्रोल का आप क्या कह रहे हैं, वो बर्निंग पॉइंट होता है, मतलब फ्लैश यस सर, पॉइंट होता है? यस जो अच्छा, बर्निंग उसमें ना टेम्परेचर। मैं इसको देख लूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब समझिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा कि उसमें आप डायरेक्ट उसको नहीं ले रहे होते पेट्रोल को ना, गैसोलीन को, आप उसमें एयर को मिक्स कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? तो जब आप मिक्सचर लेते हैं ना, तो मिक्सचर का दोनों के सम का या मिक्सचर का जो फ्लैश पॉइंट है वो मे भी, मैं इसको देखूंगा कंफर्म करूंगा, लेकिन मे भी आपके डीजल वाले पॉइंट से वो नीचे आ जाए। मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपने जो रोल नंबर्स हैं वो काइंडली चैट में लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में क्विज होगा, ये आप लोगों को शायद मैंने पहले बताया हो, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा एक चीज़ और है कि आपने 9.1, 9.2 और 9.3 ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं इनको करना है। ये आपकी बुक पे सॉल्व है, जो आपको बुक दी गई है यूनिस एंजल की, उसके ऊपर ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं 9.1, 9.2 और 9.3, और अगले वीक में क्विज होगा। सर फर्स्ट लेक्चर में होगा या सेकंड लेक्चर में होगा क्विज? ये मैं आपको बता दूंगा, मैं ना कम्युनिकेट कर दूंगा इन्हें, क्या नाम है, मुदस्सिर को ना, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे।